नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे टकसाली समता सिद्धांत मीन पैरिटी थ्योरी के बारे में। विदेशी विनिमय बाजार में विनिमय दर वाला टॉपिक चल रहा था हमारा। पिछले 2-3 वीडियो में हमने इसके बारे में आपको बताया था और उसमें आज का जो हमारा वीडियो है उस पर वो रहेगा टकसाली समता सिद्धांत के बारे में कि टकसाली समता सिद्धांत क्या है। पुराना सिद्धांत है, फिर भी विनिमय दर निर्धारण का एक पहले सर्वमान्य सिद्धांत रहा है। ये सिद्धांत काफ़ी लंबे समय तक चला है। क्या है ये सिद्धांत, इसे किस प्रकार विनिमय दर का निर्धारण होता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। टकसाली समता सिद्धांत स्वर्ण मुद्रामान के अंतर्गत विभिन्न देशों की करेंसी में स्वर्ण मात्रा के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण करता है। वापिस दोहराता हूँ, टकसाली समता सिद्धांत स्वर्ण मुद्रामान के अंतर्गत विभिन्न देशों की करेंसी में स्वर्ण मात्रा के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण करता है टकसाली समता सिद्धांत। जब दो देशों में स्वर्ण मान हो और उनकी मुद्रा की इकाइयों का मूल्य उनकी देवी स्वर्ण शुद्धता प्योरिटी ऑफ गोल्ड तथा भार वेट के आधार पर निर्धारित होती है अथवा एक निश्चित दर पर दी हुई शुद्धता के बराबर स्वर्ण में परिवर्तन होता है। स्वर्ण मान के अंतर्गत कोई भी राष्ट्र निश्चित कीमतों पर सोने का क्रय और विक्रय करके स्वर्ण के मूल्य के आधार पर अपने मुद्राओं के मूल्य को बनाए रखते हैं। यह है टकसाली समता सिद्धांत। विदेशी विनिमय दो मुद्रा इकाइयों में निहित स्वर्ण भार के आधार पर निर्धारित की जाती है, अर्थात टकसाल समता के आधार पर विदेशी विनिमय दर दीर्घकाल तक जारी रहती है। विदेशी विनिमय दर की टकसाल समता दर विदेशी विनिमय दर के दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करती है। बाजार विनिमय दर निश्चित सीमाओं के अंतर्गत निर्धारित विदेशी विनिमय दर की टकसाल समता से दीर्घकाल में पृथक होती है। ये सीमाएं एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को स्वर्ण के निर्यात करने में तथा पैकिंग, परिवर्तन, बीमा इत्यादि पर व्यय को सम्मिलित करने पर स्वर्ण की लागत द्वारा निर्धारित की जाती है। जब प्रत्येक करेंसी की प्रति इकाई में अंतर्निहित स्वर्ण मात्रा स्तर है तो विनिमय दर भी स्तर होती है। स्वर्ण मुद्रामान के अंतर्गत सरल नियम थे। प्रत्येक देश की सरकार अपने करेंसी के मूल्य को स्वर्ण के रूप में प्रदर्शित करती थी। अब हम उदाहरण के द्वारा बताएंगे इस चीज़ को। थोड़ा हम समझने में थोड़ा सा कठिनाई आ रही है, हम एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार ये था। उदाहरण के यदि अमेरिका प्रति औंस स्वर्ण का मूल्य डॉलर के रूप में $20.67 घोषित करता है और ब्रिटेन प्रति औंस स्वर्ण का मूल्य पाउंड में 4.24 पाउंड घोषित करता है, और यदि अमेरिका सरकार स्वर्ण के क्रय और विक्रय $20.67 प्रति औंस करने के लिए वचनबद्ध और यही वचन ब्रिटेन की सरकार पाउंड के लिए 4.24 प्रति औंस स्वर्ण क्रय विक्रय के लिए तैयार है और प्रत्येक सरकार के पास अपने इस वचन को निभाने के लिए पर्याप्त स्वर्ण भंडार है, तब दोनों सरकारों की प्रतिबद्धता को टकसाल समता विनिमय दर के आधार पर विनिमय दर डॉलर और पाउंड के बीच में जो रहेगी वो है डॉलर की तो रहेगी 20.67 औंस और ऑब्लिक 4.24 पाउंड, अर्थात 4.87 अमेरिकी डॉलर की एक होगी। इसका अभिप्राय है कि ब्रिटिश एक पाउंड मिलकर
ब्रिटेन का एक पाउंड मिलकर अमेरिका के $4.87 के बराबर होगी और यही विनिमय दर कहलाती है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने जो हमारा डॉलर है उसके जो स्वर्ण के बीच में जो प्राइस घोषित कर रखी है 20.67, पाउंड की है 4.24। इसका मतलब हुआ कि एक पाउंड अमेरिका के $4.87 के बराबर है और यही विनिमय दर कहलाती है। अतः टकसाली समता के अंतर्गत दोनों राष्ट्रों की करेंसी यदि स्वर्ण में अभिव्यक्त हो जाती है तब विनिमय दर का निर्धारण प्रत्येक देश की करेंसी की इकाई में कितनी स्वर्ण मात्रा उनकी आनुपातिक स्वर्ण मात्रा के आधार पर विनिमय दर का निर्धारित होता है। जैसे अमेरिका में एक स्वर्ण औंस 20.67 के बराबर है, जबकि इंग्लैंड में 4.24 पाउंड के बराबर है। तो दोनों में स्वर्ण औंस से मत का अनुपात 20.67 अमेरिकी डॉलर में भाग देंगे 4.24 पाउंड का, तो जो निकल के आएगी संख्या वो है 4.87। इसे अमेरिका डॉलर में ब्रिटिश पाउंड के रूप में विनिमय दर कहेंगे। हमने दो इसको बता दिया और आराम से इसको समझा दिया। अब यदि एक पाउंड मूल्य के सोने को लंदन से न्यूयॉर्क ले जाने का परिवहन में मान लीजिए 3 सेंट पैसा है, तो दोनों देशों की विनिमय दर 3 सेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और घटेगी। अर्थात विनिमय दर 4.90। कैसे आए 4.90? 4.87 में 3 जोड़ लिया हमने, तो 4.90 से अधिक और 4.84 से नीचे नहीं बदल सकती। इसका कारण है कि कोई भी 4.90 से अधिक नहीं देगा, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जिसकी स्थापना 1913 में हुई, इसी से $4.87 एक पाउंड खरीद लेगा। अतः अमेरिका की पाउंड की पूर्ति वक्र अत्यंत लोचदार इन्फिनिटी इलास्टिक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल 4.90 प्रति पाउंड पर हो जाएगी। इसे अमेरिका का स्वर्ण निर्यात बिंदु गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट कहा गया है। दूसरी ओर डॉलर और पाउंड के बीच की विनिमय दर 4.84 से नीचे कभी नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी प्रति पाउंड के 4.84 से नीचे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो पाउंड डॉलर में परिवर्तन करना चाहता है उससे वह एक पाउंड के बराबर का स्वर्ण लंदन से खरीदकर न्यूयॉर्क को 3 सेंट की लागत पर भेज सकता है। इस वजह से 4.84 से नीचे नहीं आ सकती और 4.90 से ऊपर। 3 औंस का चक्कर है यहाँ पर, 0.3 प्लस और 0.3 माइनस। इससे ज़्यादा विनिमय दर उनके बीच में हो ही नहीं सकती। न्यूयॉर्क में वह 4.87 ही देनी पड़ेगा। इस प्रकार उसे एक पाउंड के बदले में 4.84 ही पड़ेगा। परिणाम स्वरूप अमेरिका के पाउंड के लिए मांग वक्र अत्यंत लोचदार इन्फिनिटी इलास्टिक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसको हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, जो दे रखा है पाउंड स्टर्लिंग की मांग और पूर्ति विनिमय दर का टकसाल समता सिद्धांत नियमानुसार। चित्र में देखते हैं क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चित्र में विदेशी विनिमय बाजार दर में स्वर्ण निर्यात तथा स्वर्ण आयात बिंदुओं द्वारा निर्धारित 3 सेंट की सीमा के बीच ही विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति वक्रों में परिवर्तन के अनुसार उच्चावचन होते हैं, जिन्हें उच्चतम और न्यूनतम बिंदुओं द्वारा दर्शाते हैं। स्वर्ण आयात और निर्यात बिंदुओं के मध्य विदेशी विनिमय दर मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसा कि रेखा चित्र में स्क्रीन पर भी दिखाया गया है। इसमें मांग वक्र का डाल ऋणात्मक है, जबकि पूर्ति वक्र का डाल धनात्मक है। विदेशी विनिमय के वास्तविक बाजार दर विनिमय के टकसाल समता दर के नीचे है। जब यह मांग तथा पूर्ति वक्रों की स्थिति पर निर्भर स्वर्ण निर्यात तथा स्वर्ण आयात बिंदुओं द्वारा निर्धारित सीमाओं के मध्य कहीं भी हो सकती है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि स्वर्ण निर्यात बिंदु तथा इससे ऊपर सामान्य पूर्ति वक्र एवं स्वर्ण आयात बिंदु तथा इससे नीचे सामान्य मांग वक्र अतिक्रियाशील हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ विदेशी विनिमय की पूर्ति और मांग पूर्ण रोजगार हो जाती है। अतः स्वर्ण मान के अंतर्गत टकसाल समता के ऊपर या नीचे जो परिवर्तन लागत के बराबर है संतुलित विनिमय दर का निर्धारण होता है।
अब पढ़ेंगे हम प्राइस स्पेसिफिक फ्लो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, द्रव्य प्रवाह कीमत समायोजन, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, स्वप्रेरित समायोजन प्रक्रिया। क्या है ये? स्वर्ण मुद्रामान के अंतर्गत स्वयं स्वतः समायोजन प्रक्रिया को द्रव्य प्रवाह कीमत समायोजन प्रक्रिया कहते हैं। जब किसी कारणवश भुगतान संतुलन में असंतुलन आ जाता है, उपरोक्त प्रक्रिया स्वतः समायोजन करने में सक्षम होती है, क्योंकि भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन आने पर स्वर्ण के बाह्यगमन व अंतर्गमन की प्रक्रिया द्वारा पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। 18वीं शताब्दी में डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत को विकसित किया। या द्रव्य का अर्थ यहाँ उस मुद्रा से है जो बहुमूल्य धातु के रूप में द्रव्य प्रवाह प्रक्रिया में स्वर्ण मुद्रा के अंतराल के प्रवाह भुगतान संतुलन में आए असंतुलन को ठीक करते हैं। उस समय वाणिज्यवादी विचारधारा जो स्वर्ण प्राप्ति हेतु निर्यातों को प्रोत्साहन करने की नीति को अपनाई हुई थी, को समाप्त करने में ह्यूम के इस विचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ह्यूम के अनुसार स्वर्ण के अंतर्गमन स्वयं विपरीत दिशा में होंगे, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि के कारण स्वर्ण के बाह्यगमन की प्रवृत्ति होगी, जिससे देश के आयातों में वृद्धि तथा निर्यातों में कमी होगी। इसी सिद्धांत का और अधिक विकसित रूप एडम स्मिथ, रिकार्डो और मिल आदि उदारवादी विचारकों ने दिया। जब दो स्वर्णमान राष्ट्रों की मौद्रिक इकाइयों के बीच बाजार विनिमय दर टकसाल समता दर से बन जाती है तथा भुगतान से इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में निर्यातों की अपेक्षा आयात अधिक होते हैं, तब बढ़ते हुए आयातों का भुगतान करने के कारण देश में स्वर्ण का बहिर्गमन होगा तथा अनुकूल भुगतान संतुलन वाले देश में स्वर्ण का अंतर्गमन होगा। प्रतिकूल भुगतान संतुलन वाले राष्ट्र से स्वर्ण का बहिर्गमन होने के कारण संचालन में मुद्रा का संकुचन होता है, जिसके परिणामस्वरूप देश में मूल्यों तथा आय में कमी होगी। इस प्रकार प्रतिकूल भुगतान संतुलन वाले देशों में मूल्यों कीमतों में कमी होगी तथा निर्यातित वस्तुओं के मूल्य में भी कमी होगी, जिसके कारण उस देश की वस्तुएं दूसरे देश से सस्ती होंगी। अतः प्रतिकूल भुगतान संतुलन वाला देश आयात करने वाली वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात नहीं करेगा, क्योंकि नई परिवर्तित स्थिति में ये वस्तुएं महंगी हो गई है। फलतः प्रतिकूल भुगतान संतुलन वाले देश के निर्यात प्रोत्साहित होंगे तथा आयातों में कटौती होगी। इस प्रकार स्वर्ण का अंतर्गमन निर्यात वृद्धि के कारण तथा बहिर्गमन आयात वृद्धि के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था की वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करती है, जो स्वर्ण अंतर्गमन पर बढ़ती है और बहिर्गमन पर गिरती है। अतः दोनों देशों में निश्चित या स्थिर विनिमय दरों के साथ भुगतान शेष में संतुलन घरेलू लागत मूल्य स्थिरता को त्यागने पर ही संभव है। इसलिए इसे द्रव्य प्रवाह कीमत विश्लेषण भी कहते हैं। जब स्वर्ण मुद्रामान की समाप्ति हो गई तो विभिन्न राष्ट्रों में कागज मुद्रामान पेपर स्टैंडर्ड का प्रचलन हुआ, जिसके अंतर्गत मुद्राओं का लेन देन स्वर्ण में समाप्त हो गया और अपरिवर्तनीय कागजी मान इनकन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड का प्रचलन हुआ, जिसके अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत दिया हुआ है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि टकसाल समता सिद्धांत पहले का सिद्धांत था, जिसमें मुद्राओं को स्वर्ण में चेंजिंग करना होता था, स्वर्ण के बदले में स्वर्ण को रखना ही पड़ता था और उसी के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता था। धन्यवाद।